तो आधा साल खत्म हो चुका है और अब बारी है साल के 7वें महीने की। हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए इस महीने का एस्ट्रोनॉमी कैलेंडर लेकर आई हूँ। यह महीना प्लैनेटरी कंजंक्शन, रॉकेट लॉन्च और सुपर मून जैसे इवेंट से भरा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन सभी इवेंट्स के बारे में जानते हैं। यह 2022 कंप्लीट्स फर्स्ट हाफ। हम सब अपने डेली रूटीन में बिजी थे और हमारी पृथ्वी ने अपना आधा गोल अचीव कर लिया। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और एक साल में यह सूरज के अराउंड अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट करती है। जून के खत्म होते ही हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर अपनी आधी दूरी तय कर लेगी। तो पृथ्वी ने तो अपना आधा काम कंप्लीट कर लिया। अब हमारी बारी है कि हम अपने आप पर नज़र डालें और ये देखें कि हमने अपने काम का कितना भाग खत्म किया है। यह बहुत अच्छा समय है अपने गोल्स को रिव्यू करने का और यह समझने का कि साल की शुरुआत में हमने जो गोल सेट किए थे उसे अचीव करने के लिए अब हमें कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। द अर्थ एट एफिलियन 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि पृथ्वी और सौरमंडल के बाकी ग्रह सूरज के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से सूरज और ग्रहों के बीच की दूरी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती रहती है। जब कोई भी ग्रह सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो इस स्थिति को एफिलियन कहा जाता है। जुलाई के शुरुआती दिनों में ही हमारी पृथ्वी एफिलियन पॉइंट पर होती है। इस दौरान सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ 21 लाख और 527 किलोमीटर होती है, जिसकी वजह से हमारा सूर्य सामान्य से थोड़ा छोटा दिखाई देता है। हालांकि ये अंतर सिर्फ 3% का ही होता है, इसलिए हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। SpaceX CRS-25 लॉन्च। SpaceX CRS-25 एक कमर्शियल रिसप्लाई मिशन है जिसे ISS तक भेजा जाएगा। इस मिशन में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कुछ जरूरी सामानों को पहुंचाने के लिए SpaceX को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह मिशन 10 जून को ही लॉन्च होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबियों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो चलिए प्रे करते हैं कि इस बार यह मिशन बिना किसी परेशानी के लॉन्च हो जाए। मैनहट्टन हेंज। यह एक ऐसी घटना है जिसमें सनराइज और सनसेट के दौरान सूरज की किरणें मैनहट्टन की गलियों में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। यह घटना सामान्यतः जुलाई के पहले 2 सप्ताह में ही होती है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में काम करते हुए 1997 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डिग्रेस टायसन ने इस घटना को मैनहट्टन हेंज कहा था। उन्होंने स्टोनहेंज से इंस्पायर होकर इस घटना को मैनहट्टन हेंज नाम दिया था। स्टोनहेंज एक प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में माना जाता है कि यह अलग अलग तरह के एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जैसे इक्लिप्सेस, सोल्स्टिस और मून साइकिल्स इत्यादि को देखने के लिए बनाया गया था। बक सुपरमून। यह इस साल का दूसरा सुपरमून है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा चांद पृथ्वी के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कभी कम तो कभी ज़्यादा होती रहती है। जब चांद पृथ्वी से सबसे कम दूरी पर होता है तो यह सामान्य से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। इसी फिनोमेनन को सुपरमून कहा जाता है। सैटर्न मून कंजंक्शन। 16 जुलाई की रात को सैटर्न और मून आसमान में एक ही लोकेशन शेयर करेंगे और अच्छी बात यह है कि इसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। जुपिटर मून कंजंक्शन। सैटर्न के साथ लोकेशन शेयर करने के बाद अब हमारा चांद सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी जुपिटर के साथ लोकेशन शेयर करेगा। लूनर ऑक्युल्टेशन ऑफ मार्स। 21 जुलाई को हमारा चांद मंगल ग्रह की रोशनी को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चांद मंगल ग्रह के सामने से होकर गुजरेगा। जब चांद किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के सामने से होकर गुजरता है तो उस घटना को लूनर ऑक्युल्टेशन कहा जाता है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के किस हिस्से से यह घटना ठीक तरीके से दिखाई देगी। न्यू मून। तो अब बारी है उस रात की जिसका इंतजार सभी स्टारगेजर्स बहुत ही बेसब्री के साथ करते हैं। 23 जुलाई को अमावस्या की रात होगी, जो बहुत ही अच्छा मौका होगा तारों को ऑब्जर्व करने का, क्योंकि उस रात चांद की रोशनी हमारी ऑब्जर्वेशंस में बाधा नहीं बनेगी। जुपिटर इंटर्स रेट्रोग्रेड मोशन। 29 जुलाई से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर उल्टी दिशा में गति करना शुरू कर देगा, यानी कि यह पूरब की ओर आगे बढ़ने की जगह पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। अब इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है
और ये जुपिटर के मौसम की वजह से नहीं बल्कि हमारे अर्थ के मौसम की वजह से होता है। पिस्किस ऑस्ट्रेलियन मीटियोर शावर। जुलाई के महीने में 3 मीटियोर शावर होने वाले हैं और ये उनमें से पहला है। पिस्किस मीटियोर शावर 15 जुलाई से 10 अगस्त तक एक्टिव रहेगा और 29 जुलाई को ये अपने पीक पर होगा। इस मीटियोर शावर में हर घंटे 5 मीटियोर्स प्रोड्यूस होने वाले हैं। सदर्न डेल्टा एक्वारिड मीटियोर शावर। तो चलिए अब बात करते हैं इस महीने के दूसरे मीटियोर शावर की। यह मीटियोर शावर 12 जुलाई से 23 अगस्त तक एक्टिव रहेगा और 30 जुलाई को यह अपने पीक पर होगा। इस मीटियोर शावर में हर घंटे 30 मीटियोर्स प्रोड्यूस होंगे। अल्फा कैप्रिकॉर्निड मीटियोर शावर। 30 जुलाई को ही आसमान के दूसरे हिस्से में एक और मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। यह मीटियोर शावर 3 जुलाई से 15 अगस्त तक एक्टिव रहेगा और 30 जुलाई को यह अपने पीक पर होगा। इस मीटियोर शावर में हर घंटे 5 मीटियोर्स प्रोड्यूस होंगे।